Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss about साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर्स में क्या क्या स्पेशलिटी है, वी विल डिस्कस अबाउट different questions which had been asked in previous year papers as well as some conceptual questions because science and technology जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक एक्िलीज हील मतलब कमजोर पक्ष। एक्िलीज हील यू मस्ट हैव हर्ड दिस ईडियम। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर राइटिंग लिखने वाले हैं या हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग लिखने वाले, यू मस्ट नो सम ईडियम फ्रेजेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सो यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट एज वेल, यस और नो। तो ये जरूर करते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और नॉट ओनली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। शायद इसको मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। तो कुछ सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो मैं आपको डिक्टेट करवा दूं एंड दैट इज व्हाट कि आप लोगों को सबसे पहले कॉपी पेन लेना है। टुडे देयर विल बी टोटल 15 क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बट हाउ मेनी ऑफ यू हैड करेक्टेड, कितने आपने सही किए हैं। जस्ट गिव अ सेल्फ एनालिसिस अलोंग विद लिसनिंग द लेक्चर। ठीक है, मुझे सुनने के साथ साथ में आप अपना एनालिसिस भी कीजिए। तो 2012 में ये प्रश्न आया था। हमने कभी ये पहले भी करंट अफेयर के पेपर क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय साइंटिस्ट एज एन एविडेंस और एविडेंसेस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। पॉज कीजिए, बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। मैंने आपको ये बताया था कि हबल जो है 1930 में उन्होंने बोल दिया था। हबल जो आज की तारीख में 1990 से लेकर 1992 2021 तक अच्छे से काम किया है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जाएगा। तो हबल टेलीस्कोप उन्हीं के नाम पे पड़ा था और उन्होंने बताया था कि भाई यूनिवर्स जो है बड़ा लगातार एक्सपेंशन करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे निम्न चार में से कौन से वो कारण हैं जो प्रूफ हैं अपने आप में, एविडेंसेस है, बताइए। फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन द स्पेस। आज जो है मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज रेड शिफ्ट फिनोमिना, है ना। उस दिन भी मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। माइक्रोवेव इन स्पेस, मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड इन स्पेस और अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस। बताइए क्या सही है। तो जैसा कि आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर करेक्ट हियर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो अंतरिक्ष में माइक्रोवेव है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, इसके द्वारा यूनिवर्स की पूरी एक मैपिंग की गई है, CMB। तो माइक्रोवेव की मदद से, और माइक्रोवेव आपको मैंने याद है शॉर्ट नोट लिखवाया था जिसमें मैंने बोला था कि जो जितनी भी माइक्रोवेव और ये सब हैं इनका स्पेक्ट्रम, मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस और नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए बोला था मैंने। रेडियो वेव्स आता है, फिर माइक्रोवेव्स आता है, उसके बाद में आती है हमारी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स के इंफ्रारेड के बाद में विजिबल रेज, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। तो इनकी अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ्स होती हैं। तो माइक्रोवेव की कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। दिस इज द वेवलेंथ जिसे कहते हैं हम लोग लैम्डा। लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यदि टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे तो वो बिल्कुल समझ रहे होंगे। अदरवाइज ये टेक्निकल सेक्शन जो लैम्डा की वैल्यू क्या है ये सब नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ माइक्रोवेव 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करें तो देखिए रेड शिफ्ट फिनोमिना, ये भी मैंने आपको बताया था रेड शिफ्ट फिनोमिना कैसे काम करता है, आज मैं आपको बताऊंगा। एस्ट्रॉइड तो कुछ भी नहीं होता। देखिए एस्ट्रॉइड तो भाई सन है, सूर्य है, और यहां पर ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके बीच में शूद्र ग्रह हैं। तो ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को नहीं बता सकते। थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो होता रहता है, तो उससे ये नहीं पता चलता कि यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन माइक्रोवेव जो डिटेक्शन है उनसे जरूर पता चलता है। देखिए
तो पहला ये डायग्राम जो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का, जहां पर ये आपको येलोइश दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये अलग अलग बहुत ही बड़ी सघन डेंसली आकाश गंगाएं। सो द इमेज अनवील्ड ऑन मार्च 21, 2013 shows cosmic microwave background CMB as observed by यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एक प्लैंक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी, उन्होंने, है ना, पहली बार अनवील किया इस प्रकार का चित्र। ठीक है, CMB का मतलब क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो इससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स का एक चित्र नजर आता है। इट इज ए स्नैपशॉट ऑफ ओल्डेस्ट लाइट ऑफ आवर यूनिवर्स, और यूनिवर्स के जस्ट 3,80,000 वर्ष, मतलब जैसे यूनिवर्स बनता है उसके 3,80,000 वर्ष, आज की तारीख में तो 13.8 बिलियन 13.7 बिलियन ईयर अगो हमारा यूनिवर्स बना। तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, फ्लक्चुएशन था, तो उस समय पर स्लाइटली डिफरेंट डेंसिटीज थी, और तब से लगातार हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि भाई एक और चीज की, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से उसका जो गैप है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब लगातार स्पेस में ये सब फैल रहा है। तो एक है कॉब, COBE, कॉब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इससे भी माइक्रोवेव से पता चला। स्पिट्जर जो था, स्पिट्जर फर्स्ट लाइट, यहां पर इंफ्रारेड की मदद से हमने, है ना, यूनिवर्स का अध्ययन किया। और एक है हबल डीप फील्ड, जो मैं आपको हबल टेलीस्कोप बता रहा हूं, 30 ईयर से ज्यादा रही, इसने जो चित्र हमें दिखलाए, ऐसे चित्र, ऐसे इतने सुंदर और एकदम क्लियरली विजिबल चित्र किसी और टेलीस्कोप ने हमें नहीं दिखाया। तो सबसे बेस्ट टेलीस्कोप मानी जाती है हबल टेलीस्कोप, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी को जब पहले वर्ष में हुआ था, जिसको जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था, 4 लाख साल तक तो ये बिल्कुल प्रकाशमान रहा। उसके बाद धीरे धीरे डार्क एज आया, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है, जो नेब्यूला वगैरह थे वो कंडेंस्ड होने लग गए, तारे बने, गैलेक्सीज बनी, एटसेट्रा। और आज हालात ये हैं। ठीक है, तो हबल, स्पिट्जर इंफ्रारेड का प्रयोग, कॉब तो ये माइक्रोवेव। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखिए डॉपलर का जो सिद्धांत होता है, रेड शिफ्ट इफेक्ट। अब होता क्या है कि मान लीजिए लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड लाइट फ्रॉम सन, तो हमने ये देखा कि यहां से जो गैलेक्सीज से जो लाइट है ना, वो थोड़ा सा एक एंगल बना रही है। आप कभी भी देखेंगे कि जब भी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो ये पोजीशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, दूर जा रहा है फ्रॉम यू, अवे, जब दूर जाएगा तो ये वाला जो कलर है वो यहां दिख रहा है, ये वाला जो कलर है वो यहां दिख रहा है, येलो, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा यहां पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अपने आप में ये रेड या जो भी कलर है वो शिफ्ट हुआ है। और यदि ये शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिनमें हम कह सकते हैं गैलेक्सीज, है ना, गैलेक्सीज, सॉरी, गैलेक्सीज, राइट, गैलेक्सीज जो हैं, आकाशगंगाएं, वो बहुत दूर हैं और वो लगातार दूर जाती चली जा रही, राइट। तो ये आपको एंटायर विजिबल बैंड शिफ्टेड, तो ये क्या है, जब ये बैंड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब वो सभी चीजें, ऑब्जेक्ट जो हम पृथ्वी से देख रहे हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो क्या है, रेड शिफ्ट। उसके अलावा माइक्रोवेव से भी हमें पता चला, क्योंकि CMB से हमने सबसे पहली बार देखा था कि भाई ब्रह्मांड में एक्सपेंशन, फैलता जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, रेड शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक तो है पेंजियाज एंड विल्सन, ये देखिए इस प्रकार का टेलीस्कोप था, 1965 में हमने इस प्रकार से अध्ययन किया। फिर कॉब आया, तो 1992 में ये कॉब का जो स्पेस में टेलीस्कोप है। VMAP, बाद में डब्ल्यू मैप आया, डब्ल्यू मैप ने 2003 में ये पिक्चर हमें दिखलाया। तो यहां पर ये है WMAP नाम का जो सैटेलाइट है, और इसने सबसे पहली बार बताया कि जब पहली बार बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, डार्क एज आई, उसके बाद कंडेंस्ड हुआ और धीरे धीरे देखिए आकाशगंगा की फॉर्म बन गई। आकाशगंगाएं, ये जो चमकते हुए,
कई बार हमें जो तारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो तारे नहीं है एक्चुअल में, उसमें लाखों लाखों कई करोड़ों स्टार्स हैं और वो दूर से हमें केवल एक डॉट दिखाई देता हुआ चमकता है। एक्चुअल में वो तारा नहीं, वो पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है जिसमें सूर्य जैसे लाखों करोड़ों तारे हो सकते हैं। तो ये सभी जो थ्योरी है वो बिग बैंग एक्सपेंशन, लगातार फैलना, तो WMAP। तो यहां पर आपको नाम पता चलेगा विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रॉब, विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रॉब। तो माइक्रोवेव से एस्ट्रोनॉमी मतलब तारों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व्स लुकिंग एट हाई एनर्जी रेडियो वेव्स, और माइक्रोवेव्स आर यूजफुल एज दे अलाउ अस टू लुक एट द यूनिवर्स वाज लाइक राइट एट बर्थ। तो माइक्रोवेव्स की मदद से हमें जब आज से कई जो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले कैसा बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा, ब्रह्मांड कैसे आया होगा, उन सब के बारे में डिटेल में बताया गया। तो कॉस्मोलॉजी जो है ना, ब्रह्मांड, वो तो एक्चुअल में जब हम पढ़ने निकलते हैं तो एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे गूढ़ रहस्य, हम कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रूज मिस्ट्रीज आर देयर इन यूनिवर्स। तो अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है ना, अभी तो लगातार हम सीखते चले जा रहे हैं। CMB की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और विच इज द रेडिएशन लेफ्ट ओवर व्हेन यूनिवर्स वाज फर्स्ट क्रिएटेड। तो उस समय की माइक्रोवेव्स को भी हम रीड कर रहे हैं। देखिए वो माइक्रोवेव्स यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, तो वो हम लोग क्या आता है बैकग्राउंड में नोटिस करते हैं, इसीलिए इसको बैकग्राउंड कहा है। बैकग्राउंड का मतलब उस समय के हिसाब से। मैप द एंटायर स्काई इन माइक्रोवेव बैंड एंड विच ईच प्रॉब हैविंग प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे हम लोग हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोवेव बेस्ड जो ये टेलीस्कोप बना रहे हैं, उनसे हमें और भी ज़्यादा आइडिया मिलता जा रहा है। सो WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रॉब ने हमें मदद की एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ यूनिवर्स विद इन 1% एक्यूरेसी। तो यहाँ पर बहुत हद तक हमने पता किया कि भाई 17.7 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा कुछ बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा जो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है। ठीक है, तो ये सारा जो इमेज है ये आपको याद रखना, WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रॉब, राइट। और ये यहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशन, क्योंकि बहुत ही तेज विस्फोट हुआ होगा तो क्वांटास जो है छोटे छोटे पैकेट्स, उस रूप में एनर्जी पूरी तरह से रिलीज हुई। और जब एकदम एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज होने के बाद में वो थोड़ी देर बाद ठंडी होने लगती है, और उससे जब ठंडा होता जाएगा तो चीजें कंडेंस होती जाएंगी, सघन होती जाएंगी, डेंस्ड होती जाएंगी, है ना, एक जगह पर वो इकट्ठा होती जाएंगी। तो यहां पर क्या आंसर है भाई? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट करेक्ट। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पर हमने बात की थी बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर सही आएगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, स्पेस मतलब आकाश से आते हैं, अंतरिक्ष से आते हैं, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड सीवियरली हार्म्स लिविंग बींग्स, वो हमारे जीवित प्राणियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो विद्युत के आवेशित कण हैं, दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको पता होगा मून पर ये किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में? प्लाज्मा की, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा चंद्रमा पर पहुंच जाता है, चंद्रमा पर इसी प्लाज्मा के कारण हीलियम 3 नाभिक हैं, पृथ्वी पर नहीं है हीलियम 3 नाभिक, और इन्हीं को रिसर्च कर रहा है आज की तारीख में चाइना, है ना। चाइना इन्हीं को आजकल रिसर्च कर रहा है। आपने चंद्रमा पर मिशंस का नाम सुना होगा, चाइना द्वारा भेजे गए चैंग-ई 4 मिशन, चैंग-ई 5 मिशन, तो वो इसी के लिए थे, हीलियम इत्यादि को खोज रहे हैं ताकि अथाह ऊर्जा पर, आपको पता है ना चाइना न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो यहां पर भी कर रहा है। मंगल पर भी ये है, लेकिन पृथ्वी पर जो रहने वाले प्राणियों को ये वेव्स नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्यों बताइए? ये हमने पूरी तरह से पढ़ा हुआ है, बताइए क्या होगा आंसर? So the correct answer is the Earth's magnetic field diverts them towards its pole। आपको याद आ रहा है हमने डिस्कस किया था, ये अर्थ है, और यदि ये प्लाज्मा आ रहे हैं पृथ्वी की तरफ तो ये
मैग्नेटिक फील्ड के कारण या तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में चले जाएंगे। ये हमारे इस वाले पार्ट में जहाँ पर रेजिडेंस लिविंग पीपल रहते हैं वहाँ पर इफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये प्लाज्मा से हमारी बचाव हो जाता है। तो ये ए इज द रीजन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें अपने ध्रुवों की ओर मोड़ देता है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से। और हमने इसको पढ़ा भी था, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो दक्षिण में है और ऑरोरा बोरियोलिस जो उत्तर में, बोरियोलिस। ठीक है, तो देखिए ये देखिए सन से बहुत तेज कण पार्टिकल्स निकल रहे हैं, प्लाज्मा इन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल दैट कोलाइड्स विद द अपर रीच ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और चूंकि मैग्नेटिज्म के कारण ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस है ना, तो ये क्या करते हैं, एक बहुत ही सुंदर लाइट दिखाते हैं। हिंदी में बोलेंगे उत्तर ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण में बोलेंगे दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। ये नाम याद रहेगा आपको। ठीक है, एक और डायग्राम देख लीजिए। एग्जैक्टली यदि सोलर विंड्स, और ये सब सोलर विंड्स हैं, लगातार कई कई अरबों सोलर के जो पार्टिकल्स हैं ये प्लाज्मा के रूप में आते हैं और पृथ्वी के यहाँ पर चले जाते हैं और आगे निकलते जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो द ए आंसर इज करेक्ट हियर। बॉल बियरिंग ही वो कारण है, जो पंखा चल रहा है, कूलर का जो भी रोटेटिंग हो रहे हैं, उन सभी में बॉल बियरिंग है। बाइसिकल्स में, कार सभी में यूज किया जाता है जो रोटेटिंग है। ये आंसर पहले ही ये गलती से आ गया है, ये गलती से आ गया भाई। तो बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन बाइसिकल। तो देखिए एक्चुअल में बॉल बियरिंग का, चलो ये तो आंसर आपको कंपनसेशन मिल गया है, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं आपको। आपने देखा होगा एक तो ये चकती होती है और एक इस प्रकार की होती है, इसमें ये गोलियां यहां पर लग जाती हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर ये वाला ब्लॉक जाता है और इससे ये अल्टीमेटली बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको पूरा मर्ज कर देंगे तो आप देखिए कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का ही काम है यहाँ पर। देखिए मान लीजिए ये कोई सतह है और इस पर ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल की चीज़ वस्तु रख देंगे और मैं सरकाने की कोशिश करूँगा और एक इसके नीचे पहिए लगा दिए, कौन सा ज़्यादा अच्छे से सरकेगा? पहिया। क्यों? क्योंकि जो पहिया होता है उसका बहुत ही लिमिटेड सरफेस एरिया इसके जुड़ाव में आता है। वैसे ही बॉल बियरिंग में क्या होगा, ये पूरा अंदर रोटेट नहीं करेगा, इसकी जो ये वाला केवल इतना सा पॉइंट है ऊपर वाला, यही इसमें रोटेट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सरफेस का जो टच है वो लीस्ट हो जाएगा, कम से कम। इसके कारण ये अंदर है गोली और ये गोली का एक छोटा सा पॉइंट ही टच होगा तो ये बहुत तेजी से रोटेट करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर क्या लगा दिया जाता है, जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट उसे भी लगा दिया जाता है, स्नेहक, चिकना पदार्थ। तो ये बेसिकली फंक्शन है। तो मेनली क्या हुआ, इफेक्टिव बिटवीन द रिड्यूस्ड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सिस। तो वो क्या करता है, संपर्क और पहिए की धुरी में घटे हुए क्षेत्र को, बहुत ही लिमिटेड सरफेस जो है, टच करता है और इसलिए घर्षण कम से कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम से कम हो जाता है। इज इट क्लियर? सो सी इज द करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, बताइए क्या सही है। द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। सबको पता होगा 4 प्रकार के प्रकृति में बल होते हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 फोर्सेज इन नेचर, है ना। तो एक बार मैं ये अपना व्हाट्सएप बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहे हैं तो आपको शायद डिस्टर्बेंस हुआ होगा एक बार, है ना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो बताइए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आंसर सही है। 4 बल हैं, एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, एक विद्युत चुंबकत्व, एक है दुर्बल बल, वीक फोर्सेस, और एक है न्यूक्लियर बल। आपको इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पता है क्या? क्या प्रॉपर्टीज है, किसकी क्या ताकत है? यहां पर बोला गया है विच वन इज नॉट करेक्ट। बस इस पर जोर ले लेंगे ना आप तो एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स। क्या 4 में ग्रेविटी सबसे ज्यादा ताकतवर है? बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विद इलेक्ट्रिकल चार्ज।
जो मैग्नेटिज्म है, विद्युत चुंबकत्व, केवल विद्युत आवेश के कणों पर, विद्युत ओनली ऑन पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से ही ये बनता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बताइए। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, यूं कह लीजिए रेडियो एक्टिविटी से वीक न्यूक्लियर फोर्सेज उत्पन्न होते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूट्रॉन ऑफ द एटॉम। क्या इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेयर। क्यों? क्योंकि जो सबसे पावरफुल बल होते हैं ना वो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, लेकिन ये 10 की पावर -15 मीटर एरिया में ही लगते हैं। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े हुए है नाभिक में वही न्यूक्लियर फोर्स है। और इसीलिए नाभिक को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो अथाह ऊर्जा पैदा होती है, और इसी सिद्धांत पर न्यूक्लियर पावर फोर्सेस काम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, है ना। तो शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि आप न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे, नाभिकीय संलयन और विखंडन। हाइड्रोजन बम क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन। सूर्य पर क्या है? नाभिकीय संलयन, फ्यूजन। और फिशन जो यूरेनियम पर थोरियम का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना, उससे जो एनर्जी बना रहे हैं वो न्यूक्लियर फिशन है। उनको 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन ओनली, बाकी तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। दुर्बल बल, वीक फोर्सेज आर जनरेटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिल्कुल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो पूरे यूनिवर्स में जो 4 प्रकार के फोर्सेज हैं उसके लिए डायग्राम दे दिया है मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, देख लीजिए 1 पे, ये तो 1/137 है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स का 137वां पार्ट है। रेंज इनकी केवल 10 की पावर -15 तक होती है, और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो ग्लूऑन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ इससे 1/137 होती है, रेंज इनफाइनाइट होती है, और पार्टिकल फोटोन्स कहलाते हैं, जो फोटोन्स लगातार सूर्य से निकल रहे हैं वो, ठीक है। इसीलिए रेंज इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड के अंत तक ये जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं। वीक फोर्सेज जो न्यूट्रिनो इंटरेक्शन होता है, बीटा डिके, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, पीबी लेड 82, आवर्त सारणी जो है ना, पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने दी है ना, हेनरी मॉजले ने दी बाद में, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिए? हेनरी मॉजले ने, और मेंडलीफ ने दिया है पीरियोडिक टेबल। तो रिसेंट वाला जो है ना वो हेनरी मॉजले ने दिया 1913 में। तो जो 82वां तत्व है, 82nd जो एलिमेंट है लेड, इसके बाद के जितने भी तत्व हैं, अब तक कितने तत्व खोज लिए गए हैं? 118। मतलब 83 से लेकर 118 के सभी तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनमें से लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं, डिके होती रहती है। और उसके पीछे कारण क्या है? दीज एलिमेंट आर नॉट स्टेबल। जब भी कोई चीज स्टेबल नहीं होगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, और ये अल्फा, बीटा, गामा के रूप में निकलती है। और यही फोर्सेस वीक फोर्सेस कहलाते हैं, और इनकी रेंज 10 की पावर -18 बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पर आपको भी ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा भी मन जब चंचल होता है तो हम यहां से वहां फालतू घूमते रहते हैं, लेकिन एक यूनिडायरेक्शनल में जैसे काम मिलता है तो समझ गए आप। इसीलिए स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी 83 से लेकर 118 तत्व हैं, सभी स्टेबल होकर अल्टीमेट जो लास्ट तत्व है इसके लेवल पर आना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर तक, इनफाइनाइट रेंज तक है। ग्रेविटेशनल वेव सुना है ना आपने? हमने क्या बात की थी कि 2 न्यूट्रियन स्टार्स एक ब्लैक होल में अंदर एंटर हो गए, और वहां से लीगो पर हमने सुना, क्या सुना? बहुत ही कम आवाज वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स है। ग्रेविटेशनल वेव्स अनंत तक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। सबसे पावरफुल फोर्स होते हैं ये कौन से? न्यूक्लियर फोर्स, और है ना स्ट्रॉन्ग, या फिर यूं कह लीजिए न्यूक्लियर फोर्सेस।
और सबसे वीक फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द इनकरेक्ट? ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ 4, ये इनकरेक्ट है। यहां पर न्यूक्लियर होता तो सारे के सारे सही हो जाते। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना? ध्यान से पढ़िए। अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड। एक मैरिड कपल है, उन्होंने एक लड़का मतलब बच्चा मेल उसे अडॉप्ट किया। फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे हुए। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल, तो कपल में मान लीजिए जो पिता है मेल है ना, जो कपल है उसमें मेल AB ब्लड ग्रुप का है और जो फीमेल है वो O ब्लड ग्रुप की है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन इज आइदर, एक का A है, एक का B है, एक का O है। आपको बताना है जो अडॉप्टेड सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, A होगा, B होगा, या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता ऑन दिस गिवन फैक्ट। कैन यू आंसर मी? क्या आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है? नहीं की है तो हम करके बता देते हैं एक बार। मान लीजिए जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप है AB, ये फादर, और मान लीजिए मदर, कुछ भी एक्सचेंज कर लीजिए, भले एक ही बात है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हम क्या है, AB ग्रुप है ना, तो उसको एक तो A लिख दो और एक यहां पर B लिख दो, और माता का मदर का O है तो दोनों को O लिख दो। ठीक है, मान लीजिए मान लो ये तो हमने AB ब्लड ग्रुप ले लिया, ये यहां पर हमने O ब्लड ग्रुप ले लिया। ठीक है, मान लीजिए किसी का A ब्लड ग्रुप देता, वो तब क्या करते, पिता का A ब्लड ग्रुप देता तो हमें A और O लेना पड़ता। ये चारों पॉइंट्स याद रख लो। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप B दिया होता, राइट, यहां पर लिख देता हूं, यदि B ब्लड ग्रुप दिया होता तो उसका ब्लड ग्रुप B या फिर O लिखते। इस तरह से एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब ब्लड ग्रुप 4 ही तो हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे, या तो O होगा या फिर A होगा या फिर B होगा या फिर AB होगा। यहां पर गिवन कंडीशन ये है कि माता पिता में ऐसे ऐसे करके, तो इनका क्रॉस मिलान कीजिए, A को O से मिला दीजिए। ठीक है, एक बार इससे मिला दिया, एक बार इस A को इस वाले O से भी मिला दीजिए। ठीक है, एक बार B को इस वाले O से मिला दीजिए, एक बार B को इस वाले O से मिला दीजिए। अब आप देखिए ये यहां पर A और O मिल रहा है तो क्या बनेगा, A बनेगा। फिर A और O फिर से मिल रहा है, A और O दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, A, तो ये A आ गया। B और O मिलकर क्या बनाएंगे, B, और B और O फिर से B। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 बच्चे ट्विन हुए थे उनकी संभावना क्या है, ट्विन बच्चों की संभावना है कि भाई या तो ट्विन बच्चे का एक का A हो सकता है, दूसरे का B हो जाएगा। O की तो कोई संभावना ही नहीं है, और उन 3 बच्चों का ये फिक्स कर दिया था कि या तो उस बच्चे में A होगा, B या फिर O। तीनों बच्चों के अलग अलग उन्होंने बता दिए थे। तो यहां से ये फिक्स हो गया कि जो इनके ट्विंस बच्चे जो इनसे हुए हैं ट्विंस, उनमें या तो A होगा या B होगा, तो ये दोनों तो ब्लॉक हो गए, तो बचा क्या, O। तो यही क्या होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप। इज इट क्लियर? एडॉप्टेड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ये होगा, ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको कभी और प्रश्न पूछ ले इस प्रकार के, तो आपको याद रखना। मान लीजिए कभी बोल दिया पिता का ब्लड ग्रुप है A, फादर का, और माता का ब्लड ग्रुप बोल दिया मान लीजिए B, फादर और मदर। आपसे पूछा जाए बच्चों की क्या क्या संभावना है, तो इसको हमने कैसे खोलना बताया था, A और O बनाइए। ठीक है, B को कैसे खोला था, भी हमने B और O बनाइए। ठीक है, और इन दोनों को मिला दीजिए। मतलब एक बार A को इस वाले ब्लड ग्रुप से और एक बार A को इस वाले ब्लड ग्रुप से, एक बार इसके O को इस वाले से और एक बार इसको इस तरह से, ये मिलाना बिल्कुल सही है। अब बताइए कि A और B मिलकर, आपको याद आ रहा है A B को हमने कैसे खोला था, A और B, तो A और B दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, AB बनेगा। A और O मिलेगा तो क्या बनेगा, A,
O और B मिलेगा तो क्या बनेगा B, और आपको याद आ रहा है O को कैसे खोला था हमने थोड़ी देर पहले, O और O, ठीक है। तो इसका मतलब O और O मिलके क्या बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज देखा जाए तो यहां पर संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब भी कभी फादर का ब्लड ग्रुप A या B हो या मदर का B या A हो, मतलब अलग अलग ले रहे हैं हम, तो इस केस में 25% बच्चों की संभावना ये है कि AB आए, 25% का A, 25% का B और 25% का, पूरे 100% हो गए। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप निकालते हो। आप बताइए क्या होगा आंसर, द ब्लड ग्रुप ऑफ द अडॉप्टेड सन विल बी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, दिस वन विल बी द आंसर, क्योंकि ये तो उनके ट्विंस बच्चों का हो गया A और B, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, A विल बी द करेक्ट आंसर। हैव यू गॉट द पॉइंट और नो, बताइए। और ये सभी सेक्शन जो है ना आपके एलिमेंट्री जो क्लासेज है 6 to 10th NCERTs, उसमें पूरी तरह से दी गई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, O। इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स। जीन्स की जो रिलेटिव पोजिशंस होती है, हजारों हजारों लाखों लाखों जीन्स होते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन से डीएनए का सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम्स पता लगाया जा सकता है। हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस, तो यह जो ज्ञान है वो हमें कैसे मदद करेगा, तो बताइए कैसे मदद कर सकेगा ये ज्ञान हमें। और यहां पर पूछा है कि क्या क्या करेक्ट हैं, तो इट इज पॉसिबल टू नो पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक। पेडिग्री का मतलब इससे पता चल सकता है कि पूरी वंशावली क्या रही होगी। पेडिग्री, यहाँ पर पेडिग्री है दिया हुआ है, वैसे यहाँ पर पूरी हायरार्की की बात है ना एक्चुअल में। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज, क्या इससे पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की ह्यूमन डिजीज की संभावनाएं हैं। इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड, जो ऐसी पशु की नस्लें जो रोग प्रतिरोधी हो। बताइए क्या फायदा है। देखिए ऑल ऑफ दीज विल बी द प्रॉफिट, क्योंकि पूरी हायरार्की, क्योंकि डीएनए के जीन में कहाँ परिवर्तन हुआ, उससे हम हायरार्की पता कर सकते हैं। सभी प्रकार की ह्यूमन डिजीज, चाहे वो हेरिडिटरी हो, वंशानुगत हो, या फिर कई बार क्या होता है आजकल कैंसर, कुछ व्यक्तियों में कैंसर हो जाता है, उससे बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में उसके अंदर ये पर्टिकुलर जीन था और इसके कारण वो रेजिस्टेंट किया, और इसलिए तो किसी भी प्रकार के रोग का कारण भी हमें पता चल सकता है। इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड। तो यहां पर तीनों ही पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो जीन सीक्वेंसिंग है ना, जीन सीक्वेंसिंग ही तो देखी जाती है, जीन सीक्वेंसिंग ही तो देखी जाती है जीन्स में ना, ऑर्डर्स वगैरह। जीन सीक्वेंस विल बी द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर, जो बिल्कुल परिवर्तन कर देगा हमारी जिंदगी में। जीन सीक्वेंसिंग, और इसके अलावा आपने क्रिस्पर कैस 9 इस एंजाइम को तो सुना ही होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। क्रिस्पर कैस 9 जो है जेनेटिक सीजर के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक सीजर, जेनेटिक सीजर का मतलब क्या है, जेनेटिक सीजर का मतलब है कि जेनेटिक सीजर का मतलब है कि हम डीएनए में कोई सा भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 2012 में पूछा था, स्टेम सेल्स फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आप देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बताइए। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बायोटेक्नोलॉजी को आपको बड़े डिटेल में पढ़ना होगा, बायोटेक्नोलॉजी। और इस बार तो पूरा पेंडेमिक में गया है, सभी वैक्सीन्स कैसे बनी, वायरस कैसे काम करता है, वेरिएंट्स कैसे बनते हैं, क्यों WHO वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देता है, किसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न देता है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी एरिया में ही है। सो व्हाट इज द करेक्ट है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए स्टेम सेल्स आर द मोस्ट पावरफुल सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और स्टेम सेल आर दो सेल विच कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ सेल। और जो स्टेम सेल होती है ना, वो हमारे बर्थ के समय में बनती हैं सबसे ज़्यादा।
ठीक है, जब हम लोग जो है लाइफ के रूप में फॉर्म हो रहे होते हैं उस समय। तो स्टेम सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द मैमल्स ओनली। क्या स्टेम सेल केवल मैमल्स में होती हैं? ओनली वर्ड गलत है, मैमल ही नहीं किसी भी अन्य जानवर में स्टेम सेल्स होती हैं, और उसकी उस कोशिका में ये क्षमता होती है। स्टेम सेल्स आर नोन एज टोटीपोटेंट सेल, मतलब सर्वशक्तिमान सेल है जो किसी भी अन्य कोशिका को बना सकती है। आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि हेड पर, यहां पर नोज, नाक उगाकर बता दिया। ये सब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना वो स्टेम सेल से होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। यहां पर क्या पूछा है आपसे? करेक्ट पूछा। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। यस, नए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम सेल, नई दवाओं की जांच के लिए स्टेम सेल पर ये बिल्कुल किया जा सकता है। यस, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। बिल्कुल, मेडिकल थेरेपीज में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल मैमल्स में नहीं, सभी प्रकार के जीवों में। मैमल्स तो स्तनधारी होते हैं, जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट इत्यादि। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो इनका प्रयोग ड्रग थेरेपी में भी किया जाता है, सेल थेरेपी में भी किया जाता है। इन स्टेम सेल्स का, जैसे चूहे की स्टेम सेल्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है ना। डिफ्रेंशिएटेड जो है सेल ऑफ इंटरेस्ट को लिया जाता है और फिर इसके ऊपर ड्रग टेस्टिंग की जाती है, हाई थ्रूपुट ड्रग सीक्वेंसिंग। तो कई बार चूहा जो होता है ना वो मानव से बहुत क्लोज होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हम लोग करते हैं, राइट। और ये जो IPSC है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड का मतलब इनको ऐसे एनवायरनमेंट में, सिंथेटिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, इनकी रीप्रोग्रामिंग की जाती है और फिर ये क्या बन जाते हैं? पेशेंट स्पेसिफिक, कि पर्टिकुलर पेशेंट। देखिए आपको क्या पूछा? ड्रग को टेस्ट करने में, या फिर क्या पूछा गया? स्टेम सेल को नई दवाएं पे टेस्ट करने पर, और मेडिकल थेरेपीज में बिल्कुल इनका प्रयोग होता है। देखिए जो पेशेंट है उसकी स्टेम सेल को लेकर उन पर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाया जाता है और उस पर ड्रग टेस्ट किया जाता है कि उन स्किन पर, सेल्स पर क्या इंपैक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अगला प्रश्न है जो टैटूइंग होता है, ये बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा जो आर्मी है उसमें अलाउड नहीं है टैटूड पर्सन, है ना। तो टैटूइंग से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? टैटूइंग के लिए आपको पता होगा जो हथियार जैसा होता है, हथियार का मतलब जो मशीन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, नुकीली, और उससे गोदा जाता है, गोदना, टैटूइंग करना। तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं बताइए? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी या HIV एड्स। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग? तो देखिए चिकनगुनिया जो होता है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त के माध्यम से नहीं फैलता, लेकिन हेपेटाइटिस बी रक्त के माध्यम से फैलता है। एड्स आपको पता है सुई, इंजेक्शन या रक्त के माध्यम से फैल सकता है ना बीमारी। तो ये चिकनगुनिया विल नॉट बी द आंसर। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी। चिकनगुनिया में याद रखना एडीज मच्छर के काटने से, और इसका जो वायरस होता है वो होता है अल्फा वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो रोग है वो लिवर से संबंधित रोग है और इसका वायरस होता है हिपेरिना वायरस। और एड्स का जो वायरस है वो तो आपको पता ही है HIV है, राइट। चलिए, तो सेकंड एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से खनिज तत्वों पर विचार कीजिए। कैल्शियम है, आयरन है और सोडियम दिया हुआ, और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, बंद होना, तो ये कौन से तत्वों से हो रहा है ना। जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो जो हमारे थाइज हैं, हमारे जो लेग्स हैं, तो उनकी मांसपेशियां भी खिंच रही है, सिकुड़ रही है, तो उनके लिए कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर, आयरन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट। आयरन तो किसके लिए पार्टिसिपेंट है भाई? जो RBCs होते हैं उनके लिए आयरन जरूरी है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन जरूरी है।
कैल्शियम जो होता है ना वो हमारी मांसपेशियों के संकुचन और प्रकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के लिए मदद करता है। और जो सोडियम है ना उसका जो Na+ है वो क्या करता है, 1 मिनट का समय दीजिए। जो सोडियम है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, तो जो सोडियम है वो क्या करता है, Na+, ये हमारी मांसपेशियों को जो ऑर्डर जाता है, दिमाग से जो ऑर्डर जाता है कि हाथ खोल लिया जाए, है ना, ये सभी किसकी है, वॉलेंटरली, है ना, वॉलेंटियर मसल्स हैं। ऐच्छिक, अनैच्छिक कौन सी है, अनैच्छिक होती है जो ऑटोमेटिकली डाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हार्ट बीट चल रही है, ये सब ऑटो प्रोसेस है, ऑटोनॉमस है। और ऑटोनॉमस जो मसल्स होती हैं उनका मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, मेड्यूला ऑब्लागेटा, दैट पार्ट ऑफ ब्रेन, यस और नो। और ये मसल्स जो हैं वो वॉलेंटरली, ठीक है। तो यहां पर लोहा गलत हो जाएगा, 1 and 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देख लीजिए, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ये NIOS वगैरह बुक में दिया हुआ है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग्स, इसकी बुक्स भी बहुत अच्छी आती हैं, जैसे NCERTs की आती हैं। सोडियम हेल्प्स द नर्व सेल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल टू मसल्स, जो ऑर्डर आदेश दे रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर? तो पढ़िए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वायरसेस के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वायरसेस तो बहुत फेमस भी हो गए हैं। रेट्रो वायरस कोरोना का, रेट्रो क्यों बोला गया याद आ रहा है, केवल RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है इसलिए। और यही रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट याद आ गया? मैंने बताया था आपको RT-PCR क्या होता है वगैरह वगैरह। बताइए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। क्या जब भी वायरसेस हमारे शरीर में आते हैं तो उनके कारण ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम्स की कमी हो जाती है क्या शरीर में? बताइए। दूसरा है, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, किसी भी संश्लेषित मीडियम में उन्हें बनाया जा सकता है क्या? वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। तो देखिए, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। कोरोना के अंदर भी जो कमजोरी आ रही है उसके पीछे कारण क्या है कि जो वायरसेस है ना वो उन एंजाइम्स, नेसेसरी एंजाइम्स की जनरेशन को खत्म कर देते, कम कर देते। एनर्जी इसीलिए तो कम हो गई लोगों में, ठीक है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है। वायरसेस जो होते हैं ना वो केवल बॉडी में जाकर ही काम करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि वायरस क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चेन कही जाती है वायरसेस, है ना, विषाणु। तो विषाणु जो है कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक, नो, सिंथेटिक का मतलब तो केमिकल मीडियम। इन वायरसेस को तो लिविंग सेल्स चाहिए होगी, लिविंग टिश्यू, तभी ये काम करेगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ बायोलॉजिकल वेक्टर हो सकते हैं, है ना, जैसे डेंगू रोग में आर्बो वायरस है, अल्फा वायरस चिकनगुनिया में बिल्कुल वेक्टर काम कर रहे हैं, एडीज इजिप्टी मच्छर वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये इनके लिए जो है वायरसेस तो मृदा में भी, सॉइल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट हियर। यहां पर आपसे करेक्ट पूछा गया, ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। वायरसेस लैक ऑर्गेनेल्स, उनमें कोई कोशिकांग नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल फॉर मेटाबॉलिक मशीनरी, for replication. They cannot be grown in synthetic medium. In laboratory, animal viruses are grown in animal, plant viruses are grown in plant cell, और वही कल्चर्ड होते हैं, ना कि किसी केमिकल सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है। उनको लिविंग सेल्स चाहिए, टिश्यूज चाहिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस और नो। लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, मेल किया करो उस पर भी। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, यहां पर बीमारियों पर विचार कीजिए। विच डिजीज हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इनमें से कौन सा रोग इरेडिकेट, उन्मूलित नहीं किया गया है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया गया, बताइए।
तो आपको याद आ रहा होगा एक ऐसा रोग है जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी माता, ये पूरी तरह से भारत से खत्म कर दिया गया 1970 में, 1970s। डिप्थीरिया एंड चिकनगुनिया ये आज भी भारत में हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? यहां पर ओनली 3 नहीं दिया है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखता हूं शायद गलत तो नहीं दिया। हाँ, यहां पर गलत दे दिया है आंसर। थर्ड, ओनली थर्ड विल बी नॉट बीन इरेडिकेटेड। जो स्मॉल पॉक्स है उसको पूरी तरह से 1970 में इरेडिकेट कर लिया गया है। तो यहां पर करेक्शन कर लेना, यहां पर करेक्शन क्या है? थर्ड, ओनली थर्ड आएगा। इट इज अ करेक्शन हियर, राइट। उसके बाद बात आ रही है 12th क्वेश्चन की, ये 2014 में पूछा था। विटामिन सी से क्या स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से क्या रिकेटस रोग होता है, और विटामिन ई से क्या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बताइए। देखिए, विटामिन सी से बिल्कुल स्कर्वी, बिल्कुल जो है स्कर्वी जिसमें मसूड़े और दांत में से खून आता है। रिकेटस हड्डियों का रोग बिल्कुल विटामिन डी की कमी से, जो हम लोग धूप से लेते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन, इम्पोटेंसी, बांझपन होता है। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। और इसके अलावा विटामिन बी तो बहुत सारे, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, ये विटामिन अलग अलग हैं। विटामिन बी है ना। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। सो यहां पर ये थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली 1 and 2। इज इट क्लियर? देख लीजिए, ये दोनों तो सही हैं। नाइट ब्लाइंडनेस है ना, और जीरोफ्थेल्मिया, ये सारे जो रोग हैं आइज से रिलेटेड हैं, वो सब विटामिन ए की कमी से होते हैं। यदि आप विटामिन ए बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये अपने आप में टॉक्सिक का काम करेगा। और विटामिन ए ही वो विटामिन है जो है ना हमारे को जो मीजल्स रोग होते हैं, मीजल्स रोग, उसमें टीकों के साथ में पहले दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम जो है ना, इम्यूनिटी बढ़ सके। विटामिन ए, राइट। अगला प्रश्न है, द सरफेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बिकॉज द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन। झील जो है गंभीर सर्दियों में जम जाती हैं। मान लीजिए कोई झील है, ये ऊपर वाला पार्ट तो जम गया, नीचे वाला अभी भी, और जहां पर सील मछली रहती है, तो ऐसा क्या कारण है कि ये जमता नहीं है, बताइए। ए, बी एंड सी। पॉज कीजिए और बताइए क्या आंसर सही होगा यहां पे। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आइस तो बिल्कुल गर्म हो जाता है, जैसे गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सिंस सरफेस ऑफ द लेक इज सेम टेम्परेचर एज एयर, नो हीट इज लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात आती है यस, आपको याद आ रहा होगा कि जो डेंसिटी होती है पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और ये जो बर्फ जमती है वो 0 या फिर उससे नीचे का टेम्परेचर, मतलब 1, 2, 10, 20, 30, 40। तो होता क्या है कि जो 4 डिग्री वाला जो पानी है, 4 डिग्री पर तो आइस के रूप में होता ही नहीं है पानी। तो क्या होता है कि आइस तो हल्की हो जाती है और ये पानी का वेट ज्यादा है। आपको पता है हल्की चीज हमेशा तैरेगी, तो बर्फ ऊपर हो जाती है और पानी नीचे लिक्विड फॉर्म में होता है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, यही वो रीजन है। तो एक बात याद रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है। डेंसिटी का मतलब घनत्व। और 4 डिग्री पर आपको पता होगा, ये रिलेशन तो आपको पता ही है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है डेंसिटी का? रिवर्स है, या फिर यूं कह लीजिए डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो नॉट प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसीलिए क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो लीस्ट कब होगी, मिनिमम कब होगी? मिनिमम कब होगी? 4 डिग्री पर, ठीक है। तो जब भी हम ये बोलेंगे कि 0 डिग्री से 4 डिग्री पर पानी गया,
फिर 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गया तो क्या होगा, 0 से 4 डिग्री पर घनत्व बढ़ेगा क्योंकि 4 पर मैक्सिमम है, फिर 10 पे घटेगा। जबकि यही चीज वॉल्यूम पे पूछा जाए तो उल्टा होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर लीस्ट है। तो 0 से 4 डिग्री पर जब वॉल्यूम आयतन पूछा जाए तो लीस्ट तो घटेगा पहले, देन वो इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर हुई। तो ये प्रश्न क्या होता है, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए, तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। जो हैवी वाटर जो होता है उसका क्या फंक्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बताइए। भारी जो जल होता है वो क्यों यूज किया जाता है? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, कूल डाउन द रिएक्टर, या स्टॉप द रिएक्शन। देखिए, स्टॉप रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए तो कैडमियम की छड़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कूल डाउन के लिए तो सिंपल वाटर का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। स्पीड बढ़ाने की कोई बात होती ही नहीं है, स्पीड तो पहले ही तेज चल रही है तो उसको तो रेगुलेट करना होता है। ये स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है, ठीक है। हैवी वाटर जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं D2O, ये स्पीड को स्लो डाउन करता है। और बिल्कुल रोकने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं, CD कैडमियम की छड़ें। सो कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर इन रेगुलेटिंग द पावर लेवल ऑफ रिएक्टर। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल फिशन रेट, रेडियो एक्टिविटी मटेरियल। हैवी वाटर ग्रेफाइट को मॉडरेटर है ना, या फिर मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, मतलब गति को थोड़ा सा कम कर देता है। ए इज द करेक्ट आंसर है। सो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आपको पता होगा भारत में थोरियम के भंडार बहुत ज्यादा है। और ये थोरियम के भंडार कहां से मिलते हैं? मोनेजाइट रेत से, मोनेजाइट जो सैंड है। और ये सबसे ज्यादा जो है ना ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहां पाई जाती है। और हमारे जो विजनरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हिज नेम वाज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने उसी समय 3 स्टेज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट की परिकल्पना रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत यूरेनियम के लिए कभी कजाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया, तो कभी कनाडा पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से थोरियम बेस्ड एनर्जी उत्पादित करेंगे, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े जो है भारत के पास रिजर्व है। इज इट क्लियर? तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया है। अब आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, some opines that India should pursue research and development on thorium। और दुनिया में जो थोरियम आधारित जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है यूएसए, और दूसरे नंबर पर जो पेपर्स पब्लिश किए वो इंडिया के। क्यों भाई? इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा क्षमता है इसमें एज ए फ्यूचर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम ओवर यूरेनियम? यूरेनियम की तुलना में क्या एडवांटेजेस है बताइए। सो थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। क्या यूरेनियम से ज़्यादा है नेचर में, विशेषकर भारत में? बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। अच्छा, नेचुरल यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम 238। और एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम 235। मैंने आपको बताया था केवल और केवल ये मात्र 0.25 या 275% होता है, और ये होता है 99.25% ये रहता है नॉर्मली। एनरिच्ड जब यूरेनियम कर देते हैं ना, जब 20% कर देते हैं तो ये एनरिचिंग कर रहे हैं यूरेनियम 235। और कई बार क्या होता है 80% तक एनरिचिंग जो करते हैं ना वो किया जाता है बिकॉज फॉर द न्यूक्लियर वेपन के लिए इसको और भी ज्यादा एनरिच किया जाता है। 20% तक इसे एनरिच क्यों किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और इसी को रोकने के लिए ही तो
ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है, वो लगातार एनरिचिंग कर रहा है, तो प्रति पर यूनिट माइंड मिनरल में थोरियम में ज़्यादा एनर्जी होती है, ये बात बिल्कुल सही है इसकी तुलना में। समझ गया आप क्यों पावरफुल है। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। ये क्या सही है बताइए? तीनों ही पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो कैसा लगा आपको क्लास आज का? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात की हमने, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं। तो इसी तरह से जो है रोज रेगुलरली मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमसीक्यूज राउंड पर पहुंचाता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। तो 100% फुल प्रूफ तैयारी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लेवल पर भी तैयारी करनी होगी, आप अपने लेवल पर भी तैयारी करिए, मेरे साथ तैयारी की। देखिए, आपका अल्टीमेट गोल सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए जितना हो सके वो भरसक प्रयास कीजिए, ठीक है। एनी डाउट, डिलेमा यू हैव, काइंडली कम्युनिकेट मी ऑन दी कैटलिस्ट ग्रुप, और उसमें क्या है, rudra.catalystgroup@gmail.com। यहां पर आप अपने आंसर सबमिट करते रहा करो, और ये आप मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हो, और अपने लिए कर रहे हो इसका मतलब पूरी जान के साथ में अपने आंसर्स, बेस्ट आंसर्स दीजिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।